सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ गए अपना 10th दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट को लेके। और ये आज स्पेशल शिफ्ट है। आज हम लोग सीपीओ का करने वाले हैं। ठीक है। तो बिल्कुल 1 घंटा आपको मेरे साथ रहना है एकदम पेशेंट होके, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होते हैं तो लेंदी हो जाता है इसलिए वीडियो। और बीच में मैं काम काम का चीज भी सिखाते रहता हूँ, जो कि आपका एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स। और ये मेंस वाला के लिए स्पेशल वीडियो है। ठीक है। तो मेंस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जो जो भी एसएससी सीजल देंगे। मेरे पास अराउंड 20 स्टूडेंट्स अब हो गए मेंस के लिए। ठीक है। तो बिल्कुल भाई, आप लोग के लिए सही से ये वीडियो डेडिकेटेड है। ठीक है। आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो यू कांट compete विथ समवन हु इज हैविंग फन। ठीक है। इससे क्या सीख मिलता है? तो भाई जो भी काम करो हंसते खेलते करो, एंजॉय करते हुए करो। पढ़ाई भी कर रहे हो तो हंसते खेलते करो, ये नहीं कि रो रो के कर रहे हो तो फिर कोई मजा नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या आ गया? तो क्लोज टेस्ट आ गया। ठीक है। तो ये एक बढ़िया डिसेंट सा क्लोज टेस्ट है। एक और खतरनाक क्लोज टेस्ट आया हुआ है आगे, जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है। तो इसको आपको इसका टेक्निक क्या है करने का? तो पहले यहाँ से यहाँ आपको स्किम करना चाहिए। और आपको दो तीन चीजें पता करना चाहिए स्किम करके। क्या स्किम? क्या तो जल्दी जल्दी आपको रीड करना है। ठीक है। बस नाउन और उसका ऑब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब वो ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। डेटा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जल्दी से स्किम करो और आप चेक करो कि कौन से टेंस में जा रहा है। दूसरा चेक करो क्या थीम है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है। ऊपर ऊपर से बस ये सब पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप टेंस पकड़ो, थीम पकड़ो। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिल करना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग फिल करना शुरू करते हैं। तो पहला ब्लैंक है। ठीक है। तो लो हीमोग्लोबिन लेवल्स का बात हो रहा है। अब यहाँ प्रेपरेशन शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ पे इतना चल रहा है। लो हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या हो रहा है? तो अमंग द वुमेन, वुमेन का बात हो रहा है। रिमेन अ परवेसिव ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। ये जो लो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन वाला बात है, ये भाई हेल्थ कंसर्न हो रहा है, एक दिक्कत का कारण बन रहा है। ठीक है। कैसे? आगे पढ़ो। तो ऑफन डैश फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और ये कैसे हो रहा है? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रहा है। क्रॉनिक डिजीज से हो रहा है जो लंबे समय तक चल रहा है। और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज से हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से हो रहा है। ठीक है। तो ये अब आगे अब फिल अपने को करना है। ठीक है। तो फिल करना है तो इधर आप देखोगे कि लो हीमोग्लोबिन लेवल्स और सारा प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ठीक है। तो आप एक ऑप्शन उड़ा दोगे, 5 16 उड़ा दोगे, क्योंकि आगे आप देखोगे तो सारा प्रेजेंट में जा रहा है। ठीक है। इधर आप देखोगे तो इज, तो सारा प्रेजेंट में जा रहा है। तो एक आपका 5 16 ऑप्शन हट गया। अब देखो यहाँ पे, तो लो हीमोग्लोबिन लेवल्स का बात हो रहा है। तो ये भाई प्लूरल है, तो प्लूरल है तो भाई ये सिंगुलर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जैक्ट बताओ कि रिजल्टिंग आएगा कि रिजल्ट आएगा। तो ये कैसे मार्क करेंगे? तो ये हम लोग देखेंगे कि रिजल्टिंग हम लोग तब डालेंगे जब ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूस का सेंस देना हो, कुछ भी कांस्टेंट का सेंस देना हो। तो इधर क्या बोल रहा है? तो लो हीमोग्लोबिन लेवल के बारे में बात हो रहा है। तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्रॉनिक डिजीज, तो ये भाई लंबे समय तक चलता आ रहा है और ये कंटिन्यूस का सेंस देना है। तो क्या हो जाएगा? तो रिजल्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा, ठीक है। अब इतना दूर हम लोग पढ़ ले गए, अब आगे बढ़ते हैं। इन मैनी डेवलपिंग नेशंस क्या हो रहा है? तो ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, डैश एन अलार्मिंग प्रोपोर्शन टू द फीमेल पॉपुलेशन। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये कौन सा सब्जेक्ट है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। आगे अपने को चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो इधर सारा प्रेजेंट में चाह रहा है, तो एक ऑप्शन आपका अफेक्टेड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ सिंगुलर चाहिए, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब अफेक्टिंग आएगा कि अफेक्ट्स आएगा। तो इधर यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूस सेंस नहीं देना है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इधर सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सीधा अभी तक दो ग्रामेटिकल वाला पार्ट चल रहा है, तो ये आराम से हम लोग कर लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पूछ रहा है कि इनसाइडर्स का आपको सिनोनिम चाहिए। ठीक है। तो ये वोकैब वाला पार्ट आ गया। तो समझने की कोशिश करो, क्या सडन आएगा, क्या डिसेप्टिव आएगा, क्या वायलेंट आएगा, क्या प्रिडिक्टेबल आएगा। तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो पैसेज में पढ़ो। पैसेज में इनसाइडर्स किस जगह? इस जगह पे है। ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो यहाँ से। तो मेडिकल एक्सपर्ट एम्फेसाइज करता है दैट एनीमिया इज ऑफन इनसाइडियस और क्या प्रोग्रेसिंग स्टिल, स्टिल्थ से यहाँ कुछ स्टिल वर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? चोरी उरी छिपाना, ये सब का सेंस देता है। ठीक है। अंटिल सीवियर सिम्टम्स मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये जो मेडिकल एक्सपर्ट एम्फेसाइज करते हैं एनीमिया को, तो ऑफन भाई ये मतलब इनसाइडर्स अंदर का रहता है, मतलब छिपा हुआ रहता है, मतलब ऐसा सेंस दे रहा है। ठीक है। तो क्या सडन आ जाएगा? क्या सडन एलिमिनेट हो जाएगा।
क्या प्रिडिक्टेबल आ जाएगा? तो कुछ भी प्रिडिक्ट करने का बात नहीं हो रहा है। क्या ऐसा वायलेंट का बात हो रहा है? नहीं। तो किसका बात हो रहा है? डिसेप्टिव का बात हो रहा है, कुछ भी धोखा वोखा का बात हो रहा है। और ये भाई अंदर छिप के रहता है, तो ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। स्टील से भी चोरी छिपे, ये सब का सेंस आ रहा है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग 3 अभी तक बना चुके हैं, अब आगे समझते हैं। अब फोर्थ ब्लैंक आपका ये रहा, ठीक है। अब कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? इतना दूर पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ो। डिस्पाइट द अवेबिलिटी ऑफ सप्लीमेंट्स एंड फोर्टिफाइड फूड्स, ठीक है, कॉमा हट गया तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से पढ़ो, एडेरेंस टू प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी हैम्पर्ड बाय द कल्चरल टैबूज। तो ऐसे कुछ बोल रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है सर? तो सब्जेक्ट यहाँ पे एडेरेंस है। ये क्या सब्जेक्ट है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अपने को वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। अगर सिंगुलर वर्ब चाहिए तो क्या यहाँ पे मतलब, अब पढ़ो यहाँ पे, तो ये टू प्रेपोजिशन है। टू प्रेपोजिशन के बाद ये इतना पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि नाउन है। अब ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट चाहिए और आगे क्या दिया हुआ है? तो आगे आपका थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो थर्ड फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, मतलब यहाँ हेल्पिंग जो वर्ब आएगा पैसिव में कुल मिला के बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट के साथ हैम्पर्ड लिख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। मस्ट मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि सारा सर प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है। सारा ऊपर से प्रेजेंट में जा रहा है। इधर भी आप पढ़ोगे तो आर स्टिल श्राउडेड, तो ये भी प्रेजेंट में जा रहा है। तो सर पास्ट वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हैज हैव तब आएगा तब हैज भी परफेक्ट भी भाई पास्ट ही है, ठीक है। बस वो रेफरेंस प्रेजेंट तक का देता है, लेकिन वो भी पास्ट ही होता है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा इज। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक भाई 4 में 4 ठोक चुके हैं, वो भी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ ब्लैंक ये रहा आपका, ठीक है। तो फिफ्थ ब्लैंक पूछ रहा है ऑफस्केशन का आपको सिनोनिम चाहिए। तो ऑफस्केशन भाई ये किससे बना है? तो सर ये ऑब्सक्योर से बना है, ठीक है। और ऑब्सक्योर क्या होता है? तो ऑब्सक्योर मतलब धुंधला नजर आना, कुछ भी चीज साफ साफ क्लियर नजर नहीं आना, कुछ भी कंफ्यूजन का सेंस देना, ठीक है। तो क्या क्लैरिटी आ जाएगा? क्या ये एलिमिनेट हो जाएगा? क्या रिवेलेशन आ जाएगा? तो रिवेलेशन में आपका रिवील वर्ड छिपा हुआ है, इसका मतलब कुछ भी चीज रिवील करना, कुछ भी चीज पर्दाफाश करना, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या एंथुजियाज्म हो जाएगा? क्या एनर्जी एनर्जी ऐसा आ जाएगा? क्या नहीं आएगा? तो क्या आएगा सर? कंफ्यूजन आएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई इस तरह आपको यूज करना है एग्जाम में स्ट्रेटेजी, और बिल्कुल 5 में 5 ठोकोगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग नए तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब एसएससी क्या मानिए? एसएससी सी आंसर मानिए, एंथुजियाज्म आंसर मानिए, जो कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर क्या आ गया? तो 6 नंबर पीक्यूआरएस आ गया। बच्चे भाई पढ़ पढ़ के मार करेंगे। अगर आप मुझे इतना दिन से फॉलो कर रहे तो सीधा टिक मारोगे, ठीक है। पढ़ते हैं। तो इधर देखोगे 3 2 2 1 ऐसे सेंस आ रहा है, ठीक है। तो इधर में लास्ट में देख रहा है तो 1 1 1 कांस्टेंट नजर आ रहा है। इसका मतलब सर 1 आपका कंक्लूजन लाइन है। पढ़ते हैं। तो इंग्लिश बिकेम अ ग्लोबल लैंग्वेज, ऐसा, ठीक है। तो ये 1 1 कंक्लूजन लाइन दिख रहा है, तो सर ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो स्टार्टिंग 1 यहाँ पे आया हुआ, ये आपका पहला एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं 3 पढ़ता तो 3 है, ओल्ड इंग्लिश वाज अ हैवली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे ऐसे करके इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। अब मैं 2 पढ़ता हूं तो 2 क्या इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है क्या? तो इट वाज क्वाइट, तो इट किसके लिए आया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अगर समझ नहीं आ रहा है और ऊपर देख रहे हो आप नाउन है इंग्लिश, तो समझ जाओ कि इट भाई इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, ये प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? बचा एक ए बचा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 3 से आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है और 1 में कंक्लूडिंग लाइन है, तो बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है। बिल्कुल आप पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा। तो इस तरह भाई विद इन 5 सेकंड आप उड़ा सकते हो, ठीक है। कैन यू इमेजिन? तो ये खतरनाक चीज है। तो बिल्कुल आप सीखो और अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर ऑप्शन का हेल्प लेना है। ऑप्शन का हेल्प लो, बहुत काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 1 1 मैंने देखा इंट्रोडक्टरी, ये कंक्लूडिंग लाइन है, और इधर मैंने देखा कि भाई 2 से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो बचा एक, 3 बचा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7th क्या? तो अंडरलाइंड पार्ट है, इस पे आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब से रिप्लेस करना है। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग शी वाज रेडी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग शी वाज रेडी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जाम, ऐसे नहीं होता है। गो इन फॉर द फाइनल एग्जाम ऐसे होता है। इससे क्या पता चलता है? तो कुछ भी पार्टिसिपेट करने का पता चलता है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। गेट ऑफ नहीं होता है, वेंट थ्रू नहीं होता है, ठीक है, और गो अलोंग नहीं होता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ रटने वाला पार्ट है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें।
अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से हाइलाइटेड पार्ट है और ये एक इडियम है, इसको आपको मीनिंग बताना है। तो मीनिंग हम लोग समझते हैं। रोहित इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है? तो रोहित बहुत कैलकुलेटिव है, ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। ये भाई बहुत फेमस सा क्या है, तो इडियम है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है? ये 20 बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में। तो एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या आता है, टू हैव अ हिडन पर्सनल मोटिव होता है। शार्पन वन्स स्किल ये नहीं होता है, टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस ये भी नहीं होता है, टू टेक रिवेंज ये भी नहीं होता है, तो क्या होता है, ए होता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पीवाईक्यू में बहुत बार रिपीट हुआ है। और जो बच्चे भाई अभी नया-नया प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको लेंथी वाला मार्क कर देना है, ठीक है? तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई कॉन्सेप्चुअली भी मैं सिखा रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहा हूँ, तो दोनों का मैं मिक्स लेके चलूँगा, ठीक है? जिसको जो पसंद आ रहा है, जो चीज़ में मज़ा आ रहा है, वो मेरे से आप ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ओरिजिन सीखेंगे, ये इडियम का ओरिजिन कैसे हुआ, सो दैट आपको लंबे समय तक याद हो सके। तो ओरिजिन समझते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स बोले तो कुल्हाड़ी, ठीक है? ग्राइंड बोले तो पजाना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, तो प्राइवेट ऑफन सेल्फिश रीजन की वजह से ये इससे रिलेटेड है। तो ओरिजिन कैसे हुआ, तो ओरिजिन ऐसे हुआ कि भाई एक स्टोरी सुना रहा हूँ। स्टोरी क्या है, तो एक क्लेवर मैन था, ठीक है? वो अप्रोच किया एक यंग बॉय को, एक जवान सा लड़का को अप्रोच किया। हु इज ऑपरेटिंग, जो भाई क्या कर रहा था, तो अपना स्टोन को वो धार दे रहा था, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग फॉर हेल्प, वो इंसान डायरेक्टली हेल्प पूछा नहीं, वो बच्चा को क्या किया, तो बिल्कुल उसको प्रेज करना शुरू कर दिया, उसको फ्लैटर करना शुरू कर दिया। तो वो पूरा तारीफ सुन लिया, ठीक है? उसके बाद वो क्या किया, तो वो अपना मतलब स्टोन को थोड़ा देर रखा और इस इंसान का कुल्हाड़ी लिया, उसको मतलब शार्प करना शुरू कर दिया, ठीक है? और वो सोच रहा था कि मेरा इतना तारीफ-वारीफ हो रहा है, इसके वजह से मतलब पूरा खुश होके शार्प कर रहा था। लेकिन उसको बाद में पता चला कि उसका जो इंसान का जो कुल्हाड़ी वाला था, उसका ट्रू इंटेंशन था क्या? तो नॉट एडमिरेशन, मतलब तारीफ-वारीफ नहीं था, क्या था? बट टू गेट हिज एक्स शार्पेंड विदाउट डूइंग एनी वर्क हिमसेल्फ, और अपना मतलब कुल्हाड़ी को ये करना था, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी समझ गए होंगे और आपको अब ये लंबे समय तक याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 9th बोले तो वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर पीपल इन आवर कम्युनिटी। तो ये भाई एरर है, क्या एरर है? तो इसको मैं पहले समझाता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आप खुद बना लोगे। तो टीचर का काम है कि आप कॉन्सेप्ट समझा दो, बच्चा खुद बना लेगा। तो बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट आपका है, ये एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, एडजेक्टिव का है, और इसमें एल्डर और एल्डेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ओल्ड और ओल्डेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग सीखते क्या है? तो अपने को सीखना ये है, तो भाई मेंस वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बिल्कुल खोल-खोल के बता रहा, तो एज़ इट इज़ आपको काम आएगा, ठीक है? तो एल्डर और एल्डेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं सर, जब कुछ भी चीज़ ब्लड रिलेशन का बात हो, ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता का बात हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, ही इज़ माय एल्डर ब्रदर। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के मैं समझ जाऊँगा कि भाई कुछ खून का रिश्ता है। शी इज़ योर एल्डर सिस्टर, तो ये से मैं समझ जाऊँगा खून का रिश्ता है और बड़ा का सेंस देता है, ठीक है? माय एल्डेस्ट सन लिव्स इन लंदन, तो मेरा खून का अपना बेटा है जो कि लंदन में रहता है, तो ये स्टेटमेंट से मैं समझ जाऊँगा। तो आपको जब ब्लड रिलेशन का बात करना हो, अपना का सेंस देना हो, तो आपको एल्डर और एल्डेस्ट देना चाहिए, कब? जब बड़ा का बात करना हो। अब समझते हैं कि सर ओल्ड और ओल्डेस्ट कब यूज़ करेंगे? तो ओल्ड और ओल्डेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग्स और थिंग्स के लिए, जो कि ह्यूमन बीइंग्स या बड़ा है और वो ब्लड रिलेशन नहीं है, दूसरा है, ठीक है? दूसरा पुराना, ओल्ड का सेंस देने के लिए हम लोग ओल्ड और ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, राहुल इज़ ओल्डर देन साहिल, तो राहुल भाई ओल्डर है साहिल से, लेकिन यहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं है, नॉर्मल बात हो रहा है, ठीक है? मिस्टर शर्मा इज़ ओल्डेस्ट मैन, तो सबसे पुराना है भाई, सबसे बड़ा है। स्कूल इज़ ओल्डर, तो यहाँ पुराना का बात हो रहा है, यहाँ पर भी रिलेशन का, ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा है, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेंपल, तो पुराना टेंपल है। एक चीज़ और आपको सीखना है, क्या सीखना है? कि देन इज़ नॉट यूज्ड विथ एल्डर बट विथ ओल्डर। तो देन जो यूज़ आपको एल्डर के साथ नहीं होगा। क्यों सर? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब एल्डर भाई पहले से ही कंपैरिजन में है, ठीक है? पहले से ही कंपैरिजन में, आप ओल्ड का ओल्डर करोगे, बात सही है। तो इसके लिए आप देन लगाओगे, लेकिन एल्ड का, एल्ड ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, पहले से ही एल्डर है, तो ये कंपैरेटिव में, तो इसके साथ आपको देन नहीं लगाना चाहिए। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझो भाई, इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आया बात समझ? तो आपके लिए मैंने पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया, तो पीडीएफ भाई सही से यूज़ करो, ठीक है? अब हम लोग इधर क्वेश्चन में आते हैं, क्या पूछा था?
वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर पीपल इन द कम्युनिटी। तो ये सर जो एल्डर है हम लोग जानते हैं सर ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ ब्लड रिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सर यहाँ पे एरर है, तो इस जगह पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ एल्डर नहीं होना चाहिए, या तो ओल्डर होना चाहिए, या तो आप इसको एडजेक्टिव बना दो, एल्डरली कर दो, एल्डरली पीपल भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल्डर सिंपली आप नहीं लिख सकते हो। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर पानी की तरह हो गया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। आंख बंद करो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आंसर नहीं देखना है। अब 10th नंबर क्या है, तो 10th नंबर है आपका, फिर से PQRS आ गया, तो फिर से भाई उड़ाना शुरू करेंगे। तो देखोगे 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो भाई ऑप्शन का यूज करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो जो बच्चा मतलब सही है, सही से बनाता है, वो ऑप्शन का बहुत हेल्प लेता है। तो ऑप्शन का भाई भर भर के हेल्प लेना है, जिससे मैथ्स में भी भाई 25 क्वेश्चन में आपको अराउंड 10-12 तो बस ऑप्शन से उड़ा देना चाहिए, ठीक है। डिजिटल सम तो मल्टीपल ऐसे ऐसे करके। अब हर क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता है, वैसे इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश में बिल्कुल मैं आपको ऑप्शन अप्रोच सिखाऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊंगा, तो इससे बहुत काम आपका बढ़ जाएगा, 10 मार्क्स ऐसे बढ़ जाएगा। तो पहला क्या बोल रहा है, तो विदाउट कीस्टोन स्पीसीज। तो क्या सर कुछ भी चीज विदाउट नेगेटिव चीज से इंट्रोडक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 1 हो गया एलिमिनेट, पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, दिस आइडिया रिवोल्यूशनाइज्ड, कौन सा आइडिया भाई पहले बताओ तो फिफ्थ का इंट्रो में दिख रहा है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। दो ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो गया। अब मैं पढ़ता हूँ, फोर्थ पढ़ता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टेटमेंट भाई सीधा एग्जाम्पल से शुरू नहीं होगा, पहले डेफिनेशन बताएगा, इंट्रोडक्शन बताएगा, फिर आप एग्जाम्पल बताओगे। तो 4 भी सर इंट्रोडक्टिव लाइन नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ गया। आया मजा भाई? तो कुछ पढ़ना पड़ा, बच्चे पूरा पढ़ पढ़ के मार करेंगे, तब तक आप बहुत आगे निकल जाओगे। और मेरा मोटिव ही यही है कि मार्केट का बच्चा से आप लोग को ऊपर रखूंगा। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या है, तो फिर से करेक्ट वर्ड पूछना है। तो हिज डैश बिहेवियर ड्यूरिंग नेगोशिएशन ट्रांसफर्टेड द टीममेट्स। तो इसको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा आप देखोगे भाई करेक्ट स्पेलिंग वाला है, तो अपना अप्रोच में आ जाना है। ये भाई बस सजाने के लिए दे रहा है, तो एंजॉय ज्यादा नहीं करना है। तो इधर देखोगे आप, ट्रांस है, ट्रांस है, ट्रांस है, ट्रांस है, एक में जेड दिख रहा है, पहले क्या एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, पहले ये एलिमिनेट होगा। तो कुछ आपको पता नहीं होना चाहिए इसका सही स्पेलिंग क्या है, अप्रोच यूज करो, बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। अब इधर देखोगे सर, SI दिख रहा है, ना कि SE दिख रहा है। अब बताओ दूसरा क्या एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, दूसरा ये एलिमिनेट होगा, ये भी उड़ गया, ठीक है। अब आप लास्ट में चेक करो भाई, तो इधर जेंट जेंट GE दिख रहा है, एक में सर A दिख रहा है। अब बताओ अब क्या एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, C एलिमिनेट होगा, तो ये भी उड़ गया, D आपका आंसर आ गया। तगड़ा बोलते, ठीक है। तो सीधा आप ऐसे मार्क करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ये सब पता है, सारा सीजल में ही बता चुका हूँ। और जो जो भाई CHSL में यूज किया है, खतरनाक मार्क्स लाए हैं। जो जो अभी CPO में यूज किए, वो भी खतरनाक मार्क्स लाए हैं। अब आपको मेंस में एज इट इज यूज करना है, आपको भी बिल्कुल खतरनाक मार्क्स आएगा, ठीक है। तो एग्जाम दे के मुझे बताना है कि आपका एग्जाम कैसा गया। 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है, वर्ड है क्या? अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट सिंपली। तो अब इसका टोन के बेसिस पे करेंगे, तो ऑप्शन का बहुत ज्यादा हेल्प लिया करो। इरेलेवेंट, रिलेवेंट क्या हो गया सर? नेगेटिव हो गया, ठीक है। रिलेवेंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। वेग क्या हो गया सर? नेगेटिव हो गया। कुछ भी चीज रैंडम है, नेगेटिव है, ठीक है। एक पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है? वेरी गुड, रिलेवेंट नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा, आंसर होगा, इसीलिए वो ऐसा पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर सिनोनिम पूछ रहा है, वर्ड है इनोगमिनी, ऐसे है, ठीक है। टोन के सीधा ऑप्शन चेक करो। ऑनर सर पॉजिटिव टोन है, फेम सर पॉजिटिव टोन है, रिस्पेक्ट सर पॉजिटिव टोन है, डिसग्रेस नेगेटिव टोन है। नेगेटिव किस लिए? आंसर होने के लिए। ए आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एफर्टलेसली बनाना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है? तो एक्सोनरेट है, ठीक है। अब सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, तो लिबरेट क्या है सर? पॉजिटिव वर्ड है। एक्सक्यूज मतलब भाई, मतलब माफी मांगने से रिलेटेड, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। फ्री करना पॉजिटिव वर्ड है। एक कन्विक्ट नजर आ रहा है, कुछ भी चीज कन्विक्ट हो गया, दोषी हो गया, नेगेटिव नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्सोनरेट बोले तो छोड़ देना, कन्विक्ट करना बोले तो दोषी कर देना। सीधा धाए धाए टिक मारोगे, आगे निकलोगे। 15th क्या बोल रहा है, तो एंटोनिम पूछ रहा है, बस मार्क करना है, क्या पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन पे आओ। और सर्कल ये पूछ रहा है, ठीक है। अब सीधा टोन पकड़ते हैं, तो ऑनेस्ट सर पॉजिटिव टोन है, एथिकल पॉजिटिव टोन है, इमोरल नेगेटिव टोन है, कॉन्शियस कुछ भी चीज कॉन्शियस होकर करना पॉजिटिव टोन है, ठीक है। एक बचा क्या, तो बी बचा,
तो बी आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना है आपको। 16th नंबर क्या बोल रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो नियोफाइट है, ठीक है। ये काफी फेमस वर्ड है, इसको मैं आपको याद करवाऊंगा क्योंकि ये सब रिपीट होता है बहुत ज्यादा। तो क्या बिगिनर हो जाएगा क्या, बिल्कुल बिगिनर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क करोगे। ऐसा कैसे सीधा मार्क करोगे, अब आप बिल्कुल मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग याद करते हैं, मैं आपको टेक्निक से वोकैब याद करवाऊंगा। ये टेक्निक क्या है, तो मेमोरी टेक्निक है और रूट वर्ड वाला टेक्निक है, ठीक है। तो समझते हैं। तो ये जो भाई रोकी होता है, इसका मतलब होता है क्या, तो एक एन इन एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो कि बिल्कुल नया नवेला है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि भाई उसका गाड़ी बार बार रुक रहा है, ठीक है। तो किसी का भी गाड़ी बार बार रुकेगा तो आप उसको देख के क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये मतलब नया नया है, ठीक है। तो रोकी मतलब नया नया, जो चीज जो इन एक्सपीरियंस पर्सन है। इसका और सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो सर बिगनर हो जाएगा, ठीक है। तो बिगनर मतलब जो एकदम नया नया है। और क्या हो जाएगा सर, नोविस हो जाएगा। नोविस का मतलब भी बिल्कुल नया नया है। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि भाई इसे कुछ काम मत दो क्योंकि वो बिल्कुल नया नया है। आया बात समझ, तो दो आपका सिनोनिम याद हो गया। ग्रीन हॉर्न भी होता है, तो ग्रीन हॉर्न मतलब भी नया नवेला। कैसे याद रखेंगे, ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, और ट्रैफिक लाइट में आप फंसे हुए हो और ग्रीन सिग्नल आ गया, ठीक है। तब भी एक इंसान मतलब उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो आगे जा नहीं पा रहा है, तो आप उसको देख के क्या बोलोगे, सर ये बिल्कुल नया नया है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब भी नया नया, ठीक है। और तीसरा नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब भी होता है नया नया। कैसे याद करेंगे, तो भाई देखो उसे फाइट नहीं हो रही क्योंकि वो नया नया है, ठीक है। तो एक रुकी रुकी उसका गाड़ी बार बार रोक रहा है, मतलब नया नया है। बिगिनर मतलब नया नया, नोविस इससे कुछ काम मत दो, नया नया है। ग्रीन हॉर्न भाई ग्रीन सिग्नल हो गया, उसका गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, नया नया है। नियोफाइट, इससे फाइट नहीं हो रहा है, नया नया है, ठीक है। सीधा आप ऐसे मार्क कर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो एक्सपर्ट है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल है, जो बिल्कुल वेटेरन है। तो वेटेरन कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि शादी में हम लोग जो वेटर लोग को बुलाते हैं, काफी हाईली एक्सपीरियंस वेटर को बुलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्सपीरियंस। तो इस तरह भाई आपका अब ये जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आता है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नियोफाइट पूछ रहा है, उससे फाइट नहीं हो रहा है, क्यों, तो नया नया है, ठीक है। सीधा बिगनर मारोगे। बाकी वेटेरियन अभी हम लोग समझे, तो वेटर जो एक्सपीरियंस होता है, मास्टर एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस। आया मजा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या पूछ रहा है, तो 17th नंबर आपका पूछ रहा है कि सिनोनिम बताना है। वर्ड है प्रोपाइटिएट है, ठीक है। सीधा ऑप्शन में आओ। तो सर एजिटेट क्या होता है, सर नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब गुस्सा दिलाना, डिस्टर्ब करना। प्रोवोक मतलब भी उकसाना। इनरेज करना मतलब गुस्सा। अपीज बोले तो एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है शांत करना, मॉलिफाई करना, पैसिफाई करना। तो ये सब का भी याद करवाऊंगा। सी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप ऐसे मार्क करोगे। आगे बढ़ते हैं। 18th क्या बोल रहा है, तो एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो ट्रांसिजेंस है, ठीक है। सीधा भाई ऑप्शन में आओ। तो ऑब्स्टिनेंसी कैसे बना है, ऑब्स्टिनेट उस वर्ड से बना है, और इसका मतलब होता है स्टबन, जो कि मैं याद करवा चुका हूँ, ठीक है। रिजिडिटी बोले तो सेम ओबिड ये से बना है, ये आपका जो स्टबन है। डेफिनेंस उसका मतलब ये था, एक आपको क्या दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। एक कॉम्प्रोमाइज पॉजिटिव वर्ड है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसा मार्क करोगे, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओगे। 19th नंबर क्या बोल रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो इम्ब्राग्लियो है, ठीक है। सीधा भाई ऑप्शन में आओ। तो इंटेंगलमेंट हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। कुछ भी चीज एग्रीमेंट करना पॉजिटिव वर्ड है, सी आपका आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो इडियम है। इडियम का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। विल नॉट पास मस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं वो क्या, मैं आपको एक याद दिलवाता हूँ। मास्टर बोले तो जैसे मास्टर जब आवाज लगाता है, सब इकट्ठा होता है, गैदर हो जाता है, तो ऐसा कुछ सेंस देता है, ठीक है। तो विल नॉट पास मस्टर, इसका मतलब क्या होता है, विल नॉट मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, विल नॉट ब्रिंग एन एक्साइटमेंट, ये एलिमिनेट हो जाएगा। विल नॉट एस्केप अटेंशन, एलिमिनेट हो जाएगा। विल नॉट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको ये इडियम सिखाता हूँ, जिसको भाई नहीं पता लेंदी वाला मार्क कर देना, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसका ओरिजिन सिखाता हूँ। तो ओरिजिन कुछ ऐसे है। इस ये जो विल नॉट मीट, जो मस्टर वाला इडियम है, इसका मतलब होता है टू पास मस्टर। इसका मतलब टू बी ऑफिशियली एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड बाय द इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन, ठीक है। और विल नॉट पास द मस्टर, ये चीज इंप्लाई करता है कि फेलिंग टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेड क्वालिटी और रूल्स, ठीक है। अब कैसे ओरिजिन हुआ समझते हैं।
ये मस्टर आया आपका मिलिट्री प्रैक्टिस से, जहाँ पे सोल्जर्स लोग को क्या किया जाता था, असेंबल्ड किया जाता था, इंस्पेक्ट किया जाता था और चेक किया जाता था उनका फिटनेस और रेडीनेस को, ठीक है। अगर कोई भी सोल्जर्स जो फेल्ड हो जाता था इस टेस्ट में, इस इंस्पेक्शन में, तो बोला जाता था कि नॉट पास द मस्टर। तो यहीं से ये आया कि मतलब एक स्टैंडर्ड मीट ना कर पाना। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्या पूछ रहा है, तो ईडीएम पूछ रहा है, वर्ड है फिंगर इन द पाई, ठीक है। तो स्पीकिंग विदाउट नॉलेज ये एलिमिनेट हो जाएगा, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगा, ट्राइंग टू कॉज कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, बीइंग इन्वॉल्व और इंटरफेयरिंग इन समथिंग, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो फिंगर इन द पाई मतलब भाई उंगली कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है क्या, कुछ भी चीज में इंटरफेयर करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये नॉलेज के बेसिस पे, जिसको समझ नहीं आ रहा भाई वो क्या करेंगे, लेंदी वाला आंसर मार्क कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सब सिखाऊंगा, नॉलेज ट्रिक्स, जब जहाँ जो काम आ रहा है आप यूज करो। ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन समझते हैं। तो ओरिजिन ऐसे हुआ, द इडियम्स ये आया आपका कहाँ से, तो पुटिंग वंस फिंगर इनटू अ पाई व्हाइल इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो जब ऐसा प्रिपेयर्ड किया जा रहा था तो मतलब उंगली डाल दे रहा था, ठीक है। तो ओवर द टाइम इसका मतलब क्या हो गया, तो भाई मतलब उस पे टेकिंग पार्ट इन मल्टीपल मैटर्स फॉर इन्फ्लुएंस और बेनिफिट, कुल मिला के इंटरफेयर कर देना, डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। तो यहाँ से ये इडियम आया। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, सीधा भाई इधर आ जाओ, ठीक है। अब आप चेक करो कि यहाँ पे लार लार ला ये इतना दिख रहा है सेम, ठीक है। अब यहाँ पे इतना दूर तक सब सेम है, अब लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इधर एस सिंगल एस वाला कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये पहला एलिमिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर एस वाला एलिमिनेट हो रहा है और इधर सीई वाला भी और नहीं दिख रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा दूसरा। अब इधर देखो कि सर ए होगा कि डी होगा, बस एक एस का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, लेंदी वाला मार्क कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है, तो फिर से करेक्ट स्पेलिंग पूछना है। क्लमजी और ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर को क्या बोलते हैं, सीधा ऑप्शन पे आओ। तो इधर इतना दूर तक सेम जा रहा है, इधर घोष नजर आ रहा है, इधर ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो इधर सबसे शॉर्ट छोटा ये नजर आ रहा है, ये पहले एलिमिनेट होगा। उसके बाद यहाँ एस एच करके ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सब में सी एच दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या एलिमिनेट होगा, वेरी गुड, सी एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट हो गया। अब ये और ये में बस क्या डिफरेंस है, तो बस एक ई का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, लेंदी वाला आंसर मार्क कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह भाई सारा एकदम सही बनाओगे, आपको मजा आ जाएगा। अब 24 नंबर क्या है, तो अब करेक्ट स्पेलिंग पूछना है, जो डिसलॉयल और बेट्रेयल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो सीधा आप ए आंसर मार्क करोगे, तो ये बहुत इजी है। कैसे इजी है, तो बिल्कुल ये रिपीट हुआ है, तो इसको मैं याद करवाता हूँ। कैसे याद करेंगे, तो परफिडी, परफिडी का मतलब होता है ट्रेचरी, इसका मतलब होता है धोखा। कैसे याद रखेंगे, तो भाई ये दूसरा पर फिदा हो गया। तो भाई दूसरा पे जो फिदा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धोखेबाज बोलेंगे, धोखा बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरे पर फिदा, दूसरे पे फिदा होना मतलब धोखेबाज होना। और ट्रेचरी का मतलब भी होता है धोखेबाज। कैसे याद रखेंगे, तो ट्रेचरी में भाई आर हटा दो, और जो टीचर लोग होते हैं धोखेबाज होते हैं। तो बहुत सारे टीचर गलत होते हैं जो कि धोखेबाज होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो। थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाओ, ठीक है। तो टीचर लोग धोखेबाज होते हैं, और जो दूसरे पर फिदा मतलब धोखेबाज। तो इसका ट्रेचरी सिनोनिम हो जाएगा लॉयल्टी और फिर, तो ये आपका हो जाएगा उल्टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्वेश्चन क्या आया था, इधर डिसलॉयल या बिट्रेयल से, तो सीधा आप अगर याद रहता तो परफिडी मार्क कर देते, आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं। अब परफिडी से परफिडियस बना है, तो इसका मतलब डिसलॉयल सेम होता है, धोखेबाज जैसे डिसऑनेस्ट होता है। तो पीछे वाला याद हो गया, तो इसको याद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पे भाई मैंने 3-4 सिनोनिम दे दिया है, एंटोनिम दे दिया है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सकूं, ताकि ये काफी खतरनाक वीडियो बने। लास्ट में मैं भी सोचता हूँ कि भाई काफी खतरनाक बना दिया, ठीक है, लास्ट में जब मैं देखता हूँ। तो अब आंख बंद करो, मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, आंसर नहीं देखना है। तो ये 2-3 आपके पास है, ठीक है। अब इधर आता है, तो 25 से अपने को अब करना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स प्लैनेट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं, ये जो एस्ट्रो वर्ड ही है, इसका मतलब ही होता है स्टार्स। ये रूट वर्ड है, और मैं 2-3 बार करवा चुका हूँ। तो ये चीजें रिपीट होते होते बिल्कुल आपका खून में उतर जाएगा। तो इधर एस्ट्रो बोले तो स्टार्स, 2 ऑप्शन आप सीधा उड़ा सकते हो, क्योंकि मुझे स्टार दिख रहा है, इधर एस्ट्रो दिख रहा है। आया बात समझ। अब जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को, उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर अलग चीज होता है।
तो ए आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं रूट वर्ड से याद करवाता हूँ, तो रूट वर्ड ये है, एस्ट्रो बोले तो स्टार्स, एस्ट्रोलॉजर कौन जो प्रेडिक्ट करेगा फ्यूचर स्टार को देख के, एस्ट्रोनॉमर कौन जो पढ़ता है, स्टडी करता है करेक्टिव से स्टार, ठीक है। बाकी ये सब अगर आपको फ्यूचर में नजर आए तो बिल्कुल आप इधर देख लो, एस्ट्रो देखे मतलब कुछ स्टार से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ये 26 नंबर क्या है, तो 26 नंबर आपसे पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली इन द ओकेजन ऑफ डेथ, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कॉन्डोलेंस बोलते हैं। बच्चा बच्चा बता देगा, तो कंसोलेशन नहीं बोलेंगे, रिएश्योरेंस नहीं बोलेंगे, अश्योरेंस नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ए आपका आंसर आ जाएगा, ए फॉर ऑसम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 क्या बोल रहा है, तो वाइन पेस्ट, ये क्या बोल रहा है, तो ऊपर नहीं समझना, सीधा भाई ऑप्शन में आ जाओ, ठीक है। सेम अप्रोच यूज करो, जो डिफरेंट नजर आ रहा है उड़ाते चले जाओ। तो इधर आप डबल एल दिख रहा है, इधर फिल दिख रहा है, इधर फिल दिख रहा है, तो ऐसा ये वाला अलग सबसे नजर आ रहा है, तो ये पहला आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा में पी एच वाई ऐसे नजर आ रहा है, तो ये पहला एलिमिनेट हो जाएगा, इसको आप इज्जत से उड़ा दो। बाकी आप देखोगे तो सब में डबल एल आ रहा है, एक में सिंगल एल आ रहा है, इसको भी आप उड़ा दो, ठीक है। दो ऑप्शन उड़ गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि सर लास्ट में ए आ रहा है ना कि ई आ रहा है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा ये अप्रोच बेस्ट है, और इसको मैं सीजन से लगा रहा हूँ, और सारा यही अप्रोच पे सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, और आगे भी सॉल्व होगा। 28 नंबर क्या बोल रहा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर नीडी स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको फिलैंथ्रोपी बोलेंगे, मिसोगैमी बोलेंगे, सिंपैथी बोलेंगे, मिसएंथ्रोप बोलेंगे। तो इधर ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है आपका पॉजिटिव, साफ साफ पॉजिटिव दिख रहा है कि किसी को हेल्प करना। तो ये जो मिस मिस है भाई, ये नेगेटिव बनाता है कोई भी चीज को, तो ये दो ऑप्शन सीधा आप इज्जत से एलिमिनेट कर दो। अब बताओ सिंपैथी होगा कि फिलैंथ्रोपी होगा, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस, ठीक है, तो सिंपैथी बोले तो दया भावना ये सब नहीं, ये सब बाकी, इधर हेल्पिंग द पुअर और स्पेशली द डोनेटिंग मनी कर रहा है, तो ये भाई क्या होता है, तो वो आदमी करेगा जो मतलब प्रेमी हो, ह्यूमन प्रेमी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। तो फिल बोले तो लव, एंथ्रोपी बोले तो ह्यूमन, ठीक है, तो जो ह्यूमन को लव करेगा उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये भाई आ गया आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है, और ये एक बढ़िया लेवल का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, तो इसमें अगर आपका 3 भी आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, ये एक बढ़िया लेवल का क्लोज टेस्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको स्किम करना है इतना से इतना, तो वीडियो को पॉज करो, स्किम करो, मैं सीधा बनाऊंगा, ठीक है। अब स्किम करो, और क्या आपको पता करना है, टेंस पता करो कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, फिर आप थीम पता करो कि क्या बोलना चाह रहा है, और बिल्कुल रिलैक्स होके ऑप्शन एलिमिनेट कर करके हम लोग बनाएंगे, तो बिल्कुल 5 मिनट मेरे साथ रहो। अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन रिसेंट ईयर्स का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, तो बायो सर्विलेंस का बात हो रहा है। हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पेरिफेरी से कहाँ माइग्रेट हो गया, तो एवरीडे, आपका एवरीडे गवर्नेंस में माइग्रेट हो गया, ठीक है। तो ये बायो सर्विलेंस क्या होता है सर, तो बायो बोले तो बायो से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, सर्विलेंस बोले तो कुछ भी चीज मतलब मॉनिटर करना, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो बायो सर्विलेंस बोले तो बायो का कुछ भी चीज मॉनिटर करना, तो ये भाई हैज माइग्रेटेड, तो ये माइग्रेट हो चुका है पेरिफेरी से। तो पेरिफेरी क्या होता है, तो एक ये आपका कोर एरिया है, ये पेरिफेरी है, ऊपर ऊपर वाला को एरिया को पेरिफेरी बोलते हैं, बीच वाला को कोर एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी भी अपनाती है, अगर कोर एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो वो क्या करती है, वो पेरिफेरी को डेवलप करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे पॉपुलेशन उधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है आपका दिल्ली, तो दिल्ली भाई इतना मतलब डेंस हो गया, इतना पॉपुलेटेड हो गया कि ये जो गवर्नमेंट है वो आउटर एरिया उसका क्या है, तो ग्रेटर नोएडा ये सब को डेवलप करना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, तो ये जो माइग्रेशन कोर एरिया से पेरिफेरी एरिया में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये यही बोल रहा है कि जो बायो सर्विलेंस है, ये क्या हो रहा है, पेरिफेरी से आपका मतलब एवरीडे लाइफ में घुसते जा रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं। व्हाट बिगेन एज अ प्रोविजनल रिस्पॉन्स, तो प्रोविजनल क्या होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट समझ लो, कुछ भी चीज टेम्परेरी, तो प्रोविजनल रिस्पॉन्स से क्या हो रहा है, ये मतलब वेलोसिटी पकड़ लिया, एक स्पीड स्पीड पकड़ लिया, ठीक है। मैच्योर्ड इनटू अ डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट, तो ये मैच्योर होके क्या हो गया है, इनटू अ डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट, तो क्या इंटरप्रेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट होगा, या फिर डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट होगा, या फिर ऑर्नामेंटल, तो ऑर्नामेंटल बोले तो सजाने उजाने का सेंस आता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। कॉशनरी
इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चनरी बोले तो कुछ भी प्रिकॉशन लेना, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब सर इसमें क्या आएगा, ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, आगे का 1-2 सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद बिल्कुल आपको हिंट मिलेगा, बढ़ते आगे। तो इधर मान लो अभी समझ नहीं आ रहा है, स्किप करो, आगे बढ़ो। द बॉडी वंस अ साइट ऑफ प्राइवेट एक्सपीरियंस, ये जो बॉडी है एक टाइम पे क्या था, तो प्राइवेट एक्सपीरियंस का पार्ट था, लेकिन अब क्या है, आगे समझो। इज नाउ पास्ड इनटू अ माइक्रो इंडिकेटर, लेकिन ये जो प्राइवेट बॉडी है धीरे धीरे भाई माइक्रो इंडिकेटर्स में, माइक्रो बोले तो मिनी, और इंडिकेटर कुछ कुछ बता रहा है जो कि आगे समझेंगे। आर्काइव नॉट द नरेटिव, तो ये नरेटिव का पार्ट नहीं है, बट एनोमलीज, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है विद इन स्टैटिकल मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ बायो का इंडिकेटर का बात हो रहा है, उसका मैट्रिक्स का बात हो रहा है। आगे समझते हैं आगे क्या है। ये देख रहे हो काफी मेंस वाला लैंग्वेज यूज किया है, ठीक है। आगे समझो। द थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड क्या, तो एक लेवल होता है, उसके बोले तो दहलीज टाइप है कि इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, तो थ्रेशोल्ड एक लेवल है। पर इंटरवेंशन हैज शिफ्टेड, शिफ्ट हो गया है, नॉट एट डायग्नोसिस बट एट डेविएशन, ठीक है। तो इधर अब आपको हिंट नजर आया, पहला ब्लैंक के लिए क्या नजर आया सर, इधर कुछ ऐसा डायग्नोसिस करके कुछ है, तो इधर बताओ यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्नोसिस दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ये भाई यहाँ से पहला वाला में लिंक हुआ, तो बी, यहाँ पे पहला बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हड़बड़ाना नहीं है, पहला ब्लैंक आपको आगे भी मिल सकता है, तो पेशेंस रखना है। तो नॉट डायग्नोसिस नेटिव, ये आपका पहला ब्लैंक मिल गया, आगे पढ़ते रहो जब तक नया ब्लैंक नहीं आता है। सच रिजाइम थ्राइव करता है क्यूरस इन्वर्जन में, ये जो सर्विलांस है नो लॉन्गर रिएक्ट टू इलनेस, और ये जो सर्विलांस है इलनेस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो किस पे कर रहा है, इट एंटिसिपेट्स, इट एंटिसिपेट्स करना मतलब प्रेडिक्ट करना कोई भी चीज, तो ये प्रेडिक्ट कर रहा है भाई। द कैलकुलस ऑफ केयर बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द लॉजिक ऑफ कंट्रोल, और ये कुछ, या कैलकुलस बोले तो कुछ कैलकुलेशन का बात हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, तो ये भाई अलग जा रहा है लॉजिक ऑफ कंट्रोल से। एंड प्रोटेक्शन इज नो लॉन्गर ऑफर्ड बट इन्फोर्स, और ये जो प्रोटेक्शन है उसको मतलब ऑफर नहीं किया जा रहा है, उसको भाई इन्फोर्स किया जा रहा है जबरदस्ती, ठीक है। तो इधर कुछ बायो से रिलेटेड ऐसा कुछ बात चल रहा है, आगे समझते हैं। तो इन दिस आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, द सिटीजन इज बोथ, ये जो सिटीजन है बोथ क्या है, तो मतलब बेनिफिशियरी भी है और मतलब सस्पेक्ट भी हो रहा है, तो दोनों किसका, तो यहाँ बायो इंडिकेटर का बात हो रहा है, बायो सर्विलांस का बात हो रहा है, कि ये जो बायो सर्विलांस मतलब बायो से रिलेटेड दो आपका पल्स वल्स ये सब बॉडी है, ये सब भाई सर्विलांस हो रहा है, तो इसका बात हो रहा है, ठीक है। सस्पेंडेड इन अ बायोपॉलिटिकल गेज दैट रेंडर्स द हेल्थ ऑफ फंक्शन डैश नॉट ऑटोनॉमी, तो नॉट ऑटोनॉमी ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसके पहले इधर आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो क्या रेसिप्रोकेट ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब कुछ उल्टा होता है। वेरिएबिलिटी, तो उसमें वेरिएबल्स आ रहा है, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बताओ कंप्लायंस आएगा कि कंसेंट आएगा, तो आप सही से और रीड करोगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोथ बेनिफिशियल सस्पेक्ट सस्पेंडेड द बायोटिकल गेज रेंडर्स हेल्थ द फंक्शन ऑफ कंप्लायंस नॉट ऑटोनॉमी, और फंक्शन ऑफ कंसेंट नॉट ऑटोनॉमी, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका कंप्लायंस लग रहा है, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, आगे पढ़ो। What is striking, however, is not merely the pervasiveness of this apparatus, but its opacity. और आगे बढ़ो जब तक ब्लैंक नहीं आता है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ट्रैक करता है, जो ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी कुछ कुछ है वो ट्रैक करता है क्या, तो इधर पल्स, ब्रेथ, टेम्परेचर, तो यही सब क्या बोल रहा है, तो ये सब बायो सर्विलांस से रिलेटेड है। बट हु इंटरप्रेट्स, कौन इंटरप्रेट करता है, हु डिसाइड्स व्हाट क्वालिफाइज द पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल बोले तो बीमारी उमारी से, तो कौन डिसाइड करता है, कौन इंटरप्रेट करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इतना अपने को समझना नहीं है, सीधा आंसर ढूंढना है, ठीक है। द ग्रामर ऑफ गवर्नेंस, ये जो गवर्नेंस का भाई ग्रामर आने लग रहा है, समझ रहे हो, लेवल देख रहे हो लैंग्वेज का। तो द ग्रामर ऑफ गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का ग्रामर हियर इज नॉट पब्लिक, पब्लिक नहीं है बट प्रोसीजरल है, ठीक है, तो प्रोसेस वाइज जाता है। नॉट डिलिबरेटिव बट डैश, तो नॉट डिलिबरेटिव बट सेरेमोनियल हो जाएगा क्या, नहीं। नॉट डिलिबरेटिव बट इरेटिक हो जाएगा, तो इरेटिक पूरा डिफरेंट ही जा रहा है। नॉट डिलिबरेटिव बट थीरो, ये हो जाएगा क्या, तो ये भी पूरा थेरेपी वेरेपी अलग ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टेक्नोक्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल से टेक्नोक्रेटिक, तो जो टेक्नो को मतलब गवर्नेंस करता है टेक्निकल चीजों को, उसको हम लोग टेक्नोक्रेट बोलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रोसीजरल ये सब का कुछ बात हो रहा है, तो यहाँ टेक्नो रिलेटेड आपका रिलेवेंट जा रहा है, ठीक है।
तो ऐसा एलिमिनेट कर करके आपको जुगाड़ लगा लगा करना पड़ेगा कि कोई लेवल बहुत बढ़िया लेवल है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको अब अपने को फोर्थ ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। तो आगे पढ़ो। इफ अनचेक्ड दिस मोड रिस्क नॉर्मलाइजिंग अ वर्ल्ड विच वेलियंस मैस एकर्ड एज वर्च्यू। इसका मतलब क्या होता है? तो एक तो भाई वोकैब आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कुछ भी छिपाने उकाने का सेंस आता है। जो भी आदमी प्रिटेंड करता है कि ये एग्जैक्ट है लेकिन वो प्रिटेंड करता है, तो उसको हम लोग मास एकर्ड बोलेंगे। तो वोकैब का लेवल भी आपका बहुत हाई होना चाहिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। द एथिकल स्टेक्स आर नॉट पेरिफेरल। तो पेरिफेरल हम लोग जान चुके हैं, बट फाउंडेशनल। इन रेंडरिंग विथ द हेल्थ इज मेजरेबल, और हेल्थ मेजरेबल हो रहा है। वी रिस्क रेंडरिंग इट डैश, ठीक है। तो वी रिस्क रेंडरिंग इट इंडिस्पेंसिबल की विजिबल की मैकेनिकल की सब ऑर्डिनेट। ये सब ऑर्डिनेट नहीं आएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। विजिबल कुछ भी ऐसा विजिबल का सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इधर भाई कुछ भी टेक्निकल से रिलेटेड मार्क किए हो तो इधर भी ऐसा कुछ मैकेनिकल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने को बस लास्ट ब्लैंक फिल करना है। तो लास्ट ब्लैंक आपका क्या है? तो लास्ट ब्लैंक में इंटेटिव, सिंबॉलिक, अनकॉन्शियस और परफॉर्मेटिव में से क्या आएगा ये चेक करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई। The effable pain, anxiety, ever trust becomes illegible within the model that privileges only what can be graphed, ठीक है। आगे पढ़ते रहो। अब चैलेंज का बात हो रहा है, इज नॉट टू रिजेक्ट द टेक्नोलॉजी। चैलेंज ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर दो, बट री इंस्क्राइब इट्स टर्म, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करो, फिर से उसको री इंस्क्राइब करो, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब कंक्लूडिंग लाइन क्या है? इससे अपने को नेक्स्ट ब्लैंक फिल करना है, तो बिल्कुल ध्यान से। बायोसर्विलेंस मस्ट बी सब्जेक्ट टू डेमोक्रेटिक स्क्रूटनी, ठीक है। तो स्क्रूटनी क्या? तो बिल्कुल उसका मतलब जांच पड़ताल करो। तो बायोसर्विलेंस का मस्ट बी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो डेमोक्रेटिक स्क्रूटनी होना चाहिए, नॉट इम्यून टू इट, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? वी इनहेरिएट नॉट सेफ्टी, हम लोग सेफ्टी में नहीं जाएंगे, बट अ स्टिमुलेटेड सॉलिडरिटी एंड इन इट्स नेम अ डीपली डैश सबमिशन, ठीक है। तो इन इट्स नेम अ डीपली डैश सबमिशन। तो यहाँ पे आप बताओ अ डीपली डैश सबमिशन में क्या आएगा? क्या इंट्यूटिव आएगा, क्या सिंबॉलिक आएगा, क्या अनकॉन्शियस आएगा, क्या परफॉर्मेटिव आएगा? तो ऐसा भाई कुछ परफॉर्म वफॉर्म का बात तो नहीं हो रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सिंबॉलिक आएगा? तो ऐसा भी कुछ सिंबल का बात नहीं हो रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका दो ऑप्शन रहा। अब एक इंट्यूटिव मतलब अंदर से, एक अनकॉन्शियस मतलब ये भी आपका अंदर से, ठीक है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो इन इट्स नेम अ डीपली डैश सबमिशन, तो डीपली अ अनकॉन्शियस सबमिशन और डीपली अ इंट्यूटिव सबमिशन, ठीक है। तो बिल्कुल अनकॉन्शियस ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि भाई मतलब ऐसा, मतलब आप उसको रीइंस्क्राइब करो कि बिल्कुल हल्का सा भी सोचना ना पड़े और विदाउट क्वेश्चन मतलब वो चीज एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका सी लग रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया लेवल का क्रॉस टेस्ट था। तो आपको बहुत बुद्धि लगा लगा के धीरे धीरे काम होके करना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम लोग ये वाला सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिसको और बढ़िया से समझना है, बिल्कुल आपके लिए मैंने समरी दे दिया है, तो आप समरी पढ़ो क्या है। उसके बाद और भी समझने आया तो आपके लिए मैंने सारा हार्डवर्ड दे दिया है, तो बिल्कुल आप हार्डवर्ड का यूज करो और अपने से और अच्छा समझने का कोशिश करो, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने का। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर की रहा। अब 34th नंबर क्या है? तो आपको करेक्ट एडवर्ब से भरना है, ठीक है। ही फिनिश द वर्क डैश टू अवॉइड मिसिंग द डेडलाइन। तो यहाँ ही क्या है सर? ये आ रहा आपका सब्जेक्ट। फिनिश क्या है सर? तो ये रहा वर्ब। और ये जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ऐसा यहाँ पे एडवर्ब चाहिए जो कि एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे एडवर्ब सर 90% ऑफ द टाइम जो एल वाई वाला लास्ट में वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। बाकी 10% टाइम एल वाई वाला एडवर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे? तो बिल्कुल आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश इस लेक्चर में जाओ, तो वहां पे आप सीख जाओगे कि कैसे एडवर्ब को पहचानेंगे, कैसे एडजेक्टिव को पहचानेंगे। तो एल वाई वाला एडवर्ब 90% होता है, 10% भाई वो एडजेक्टिव होता है, तो कभी कभी धोखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल वाई वाला दिख रहा है, हरेडली दिख रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ही फिनिश द वर्क कैसा? तो हरेडली, बहुत जल्दी जल्दी किया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। 35 क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन से आपको फिल करना है, ठीक है। तो फिल करते हैं भाई। द ट्रेटी स्टिपुलेट्स दैट डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व डैश आर्ट्रिब्यूशन, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, कैसे करेगा? तो थ्रू आर्ट्रिब्यूटर करेगा, कि बाय, कि विथ, कि वाई। तो वेरी गुड, क्या होगा? तो थ्रू होता है, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट होता है।
तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो ट्रीटी मतलब भाई सॉल्व होगा कैसा, तो आर्बिट्रेशन से होगा भाई, लड़ाई वड़ाई से होगा, ठीक है। तो थ्रू आपका ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 क्या बोल रहा है, तो एरर पूछ रहा है। तो एरर वाला में भाले आप टेंस चेक करो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करो, फिर कॉन्सेप्ट चेक करो। तो पढ़ना शुरू करो। द रिजल्ट सजेस्टेड दैट द फर्म डिसकंटिन्यूज, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसा हो गया, ये भाई 20 बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीजीएल से। तो बिल्कुल भाई आप सीजीएल करो, सीएचएसएल करो, फिर सीपीओ करो, ये हम लोग का सीक्वेंस चल रहा है। तो ये क्या है सर, ये आपका सब्जेक्टिव मूड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि आपको ऐसा कुछ वर्ड सजेस्टेड दिखे, एडवाइस दिखे, तो सर आगे जो वर्ब आएगा वो सर हमेशा बेस फॉर्म आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। और ये यहाँ पे एस लगा पड़ा है, मतलब ये फिफ्थ फॉर्म है, जो कि गलत है। अपने को बेस फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो ये एरर है। ये किस जगह पे है, तो ये आपका सेकंड पार्ट पे है। तो ये आपका एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चे मेरे से बोलने लगेंगे सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है। तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिस्ट देता हूँ, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। अगर आपको इम्पेरेटिव दिखे, एसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, मैंडेटरी, अर्जेंट दिखे, या फिर भाई इधर आओ, आपको सजेस्ट दिखे, रिकमेंड दिखे, एडवाइस, प्रपोज, रिक्वेस्ट, डिमांड दिखे, तो आपको क्या करना है, तो हमेशा आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपका सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। 37 क्या पूछ रहा है, तो एरर बताना है, ठीक है। तो सेम आपको पहले टेंस, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो he took an offense at the remark that he refused to speak with the manager despite repeated request made on behalf of HR department, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे एरर समझ में आ गया सर किस जगह पे, तो इस जगह पे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या एरर है। तो आप बताओ कि क्या भाई आप ए शुगर ऐसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, सर ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग ए और एन यूज नहीं करते हैं। क्यों, तो ए और एन का एक मतलब होता है एक से, सिंगल से। और चीनी उनी या फिर आप अ मिल्क लिख सकते हो क्या, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ए एन आप यूज नहीं कर सकते। तो भाई सेम चीज यहाँ हो रहा है। ये जो ऑफेंस है ये आपका है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप एन कैसे लिख दे रहे हो, जो कि एरर है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मेंस स्टूडेंट के लिए थोड़ा और डीप जाता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो सके। अब समझने वाली बात यह है, ये जो सर ऑफेंस है ये आपका काउंटेबल नाउन भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कैसे मार्क करेंगे तो समझते हैं। तो ये अनकाउंटेबल कब होगा, जब कुछ भी जनरल का बात हो, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट का बात हो जिसको आप छू ना सके, ठीक है। एग्जांपल जैसे हर्ट हो गया, एंगर हो गया, डिसरिस्पेक्ट का अगर फीलिंग आए तो आपको ये जनरल का कैटेगरी में काउंट होगा और उस टाइम वो अनकाउंटेबल होगा। अब नीचे आओ, तो ये सर काउंटेबल कब होगा, जब वो स्पेसिफिक एक्ट का बात होगा, जब कोई भी क्राइम का बात होगा, जब कोई भी वायलेशन का बात होगा, उस टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे, उस टाइम ऑफेंस को काउंटेबल करेंगे। जैसे ही कमिटेड मैनी ऑफेंसेस, ठीक है, मैनी क्राइम्स। तो यहाँ पे आप भाई क्योंकि क्राइम उराइम ये से बात हो रहा है तो यहाँ पे ये काउंटेबल हो जाएगा। अब आते हैं इधर अपना क्वेश्चन में, ये क्या बात कर रहा है, तो इधर ये बात कर रहा है कि ही टुक सच एन ऑफेंस। ये जो ऑफेंस है एट एट द रिमार्क, मतलब ये बेइज्जती, इंसल्ट, ये सब का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जनरल का बात हो रहा है। तो जनरल में सर ऑफेंस क्या एज ए ट्रेट होता है, तो वेरी गुड अनकाउंटेबल ट्रेट होता है। और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग ए एन नहीं लिख सकते हैं। तो किस पार्ट पे एरर है, तो ए पार्ट पे एरर है। तो पूरा मैंने अपना जी जान लगाने की कोशिश किया आपको समझाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 क्या पूछ रहा है, तो 38 पूछ रहा है कि हैव द एक्टिविस्ट डिजिटाइज द, तो बिल्कुल एक्टिव से पैसिव जाना है, ठीक है। बस अपने को वर्ब फॉर्म से मतलब है। तो यहाँ हैव और ये दिख रहा है, तो हैव और थर्ड फॉर्म दिख रहा है। जब इसका पैसिव करेंगे तो हैव बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो वर और भाई कहाँ जा रहा है, टेंस चेंज नहीं होता है। हैव ये दिख रहा है और इधर बीन डिजिटलाइज दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं दोनों चेक करूंगा कि वो गलत है कि नहीं। तो आर नहीं होगा, गलत। हैड नहीं कर सकते हो, गलत, ठीक है। तो वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं। 39th क्या पूछ रहा है, तो एक्टिव से पैसिव जाना है, बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इज सेड
तो इज सेड है, तो यहाँ पे भाई इज सेड है, तो मैं चेक करता हूँ से नजर आ रहा है क्या। तो इधर देखोगे आर सेड है, इधर देखोगे इज सेड है, इधर आर सेड है और इधर वर सेड है। तो भाई इससे काम नहीं बना, ठीक है। अब काम नहीं बना तो आगे वाला को चेक करेंगे। टू हैव, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। टू हैव डाउन प्लेड दिख रहा है, तो सर जब इसका पैसिव करेंगे तो ये हैव के लिए यहाँ पे क्या आएगा सर, बीन आएगा, ठीक है। टू हैव बीन डाउन प्लेड, ऐसे ढूंढो कहीं दिख रहा है क्या। तो यहाँ नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। टू हैव बीन दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है और मजा आएगा आपको करने में कुल मिला के। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्या बोल रहा है। तो होमोनेम बता रहा है, ठीक है। होमोनेम बोले तो सिमिलर दिखेगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो पहला सेंटेंस क्या है, द डोव फ्लीव अबव द ट्रीज विथ ग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डोव है सर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि नाउन और प्रोनाउन ही बन सकता है, ठीक है। तो ये डोव सर क्या है, तो ये बर्ड वाला का बात हो रहा है, और फ्लीव क्या है, उसका वर्ब है, ठीक है। तो ये डोव, तो डोव एक बर्ड जैसा होता है, ये व्हाइट डोव है, एक अलग कलर का भी डोव होता है, ठीक है। तो ये बर्ड वाला है, तो अपने को बर्ड वाला नहीं चाहिए, डिफरेंट वाला चाहिए, तो ढूंढते हैं डिफरेंट वाला का है। द डोव फ्लीव अबव द ट्रीज विथ ग्रेस, ये भाई सिमिलर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अ डोव पर्च्ड ऑन द विंडो स्टिल, तो यहाँ पर भी बर्ड का बात हो रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। ही सॉ द डोव हार्ड फेस्ट इनटू अ चैलेंज, तो कोई चिड़िया थी वो चैलेंज में थी, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। द ड्राइवर डोव डीप इनटू द ओशन, ये ड्राइवर क्या है सर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है सर, वर्ब हो गया। वर्ब कैसे हो गया, तो डाइव का सेकंड फॉर्म डोव, ठीक है। ये यहाँ पे यूज किया गया है। ये सर यहाँ तैरने और डाइव मारने का बात हो रहा है, तो ये सब बर्ड से रिलेटेड नहीं है, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा आगे बढ़ो। 41 नंबर फिर से होमोनेमल आ गया, ठीक है। द स्कल्पचर कार्व्ड अ मेंसा फॉर द ऑल्टर फ्रॉम द, तो ये भाई जो मेंसा वर्ड आया ये अभी सीएचएसएल में रिपीट हुआ है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है, सीएचएसएल का अगर आप करके जाते तो सीपीओ में भाई मार मचा देते, और अगर सीएचएसएल का अगर आप सीजीएल वाला करके जाते तो सीएचएसएल में मार मचा देते, ठीक है। तो अभी हम लोग सीपीओ का कर रहे हैं, अगर सीपीओ वाला अगर आप मेंस में कर जाओगे तो मार मचा दोगे। कुल मिला के ऐसे ही पूरा लिंक चल रहा है, यही लॉजिक चल रहा है। अब इधर भाई देखो मेंसा, मेंसा क्या होता है। तो मान लो आपको मेंसा नहीं पता है, तो आप एग्जाम में छोड़ के नहीं जाओगे, छोड़ के नहीं आओगे, बुद्धि लगाओगे। कैसे बुद्धि लगाओगे तो समझते हैं। द स्कल्पचर का बात हो रहा है, ठीक है। वो कार्व्ड किया, कुछ कार्विंग वो लोग काम करता है, और मेंसा फॉर द ऑल्टर फ्रॉम द, ठीक है। तो ये भाई कुछ स्कल्पचर, जो स्कल्पचर बनाता है वो कुछ कार्व किया, मतलब कुछ बनाया। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि भाई कुछ मतलब स्टोन स्टोन इसी को तो ठोक ठाक के कुछ करेगा, ठीक है। इतना सेंस आ रहा है, तो इतना ऊपर ऊपर का आइडिया भी काफी है आंसर लाने के लिए। अब भाई नीचे ऑप्शन में आ जाओ। द क्यूरेटर डिस्प्लेड अ रोमन मेंसा, यहाँ पे कुछ रोमन मेंसा, तो बिल्कुल स्टोन स्टोन ऐसा कुछ रिलेटेड बात हो रहा है, ये सर सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। द मंक रेस्टेड हिज आर्म ऑन द मार्बल मेंसा, तो देखो यहाँ मेंसा कुछ ऐसा स्टोन्स है, वो कैसा है, तो मार्बल वाला है। बिल्कुल यहाँ से आपको धीरे धीरे हिंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। द सेफ प्लेस द टूरिन ऑन द मेंसा, जो सेफ है वो भाई कुछ भी चीज रखा मेंसा के ऊपर, मतलब कुछ टेबल ओबल टाइप का, कुछ स्टोन टाइप का, ये सब सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। द लॉजिक स्टूडेंट सॉल्व द ट्रूथ टेबल यूजिंग अ मेंसा, तो ये कुछ लॉजिक का बात हो रहा है, तो ये मेंसा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। डी आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, तो मुझे मान लो मेंसा का मतलब नहीं पता, लेकिन कैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ, यही अप्रोच आपको यूज करना है मेंस में, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग समझ जाते हैं कि मेंसा क्या होता है। तो मेंसा भाई ऐसा एक स्टोन टाइप का कुछ होता है, ठीक है, और इसमें कुछ भी रखने उखने सामान, और ये चर्च उर्च से रिलेटेड होता है। तो भाई इस बार चर्च में बताया, घुस घुस के क्वेश्चन पूछा है, एसएससी सीजल से परेशान करके रखा है चर्च वाला से। कभी पूछ दे रहा है वो प्रेस्ट का नाम क्या है चर्च का, तो बिशप है। बिशप क्या हाथ में पकड़ता है छड़ी, उसका नाम पूछ दे रहा है। बिशप क्या टोपी लगाता है, उसका नाम पूछ दे रहा है। बिशप क्या पहनता है, उसका नाम पूछ दे रहा है। बिशप क्या पढ़ता है, उसका नाम पूछ दे रहा है। बिशप प्रेयर करने के लिए क्या ब्राइब लेता है, उसका नाम पूछ दे रहा है। क्या मंत्र बोलता है, उसका नाम पूछ दे रहा है। तो अगर आपको चर्च से रिलेटेड अगर नॉलेज बढ़ाना है तो बढ़ा के रखो, बहुत फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नहीं नॉलेज बढ़ाना है तो जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ इसको आपको यूज करना है, ठीक है। फिर से आपका होमोनेम आ गया। अब यहाँ पे सरसम ये पूछ दिया। अब भाई इतना कोई नहीं पढ़ता है कि सरसम क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है।
तो ये मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है और ऐसे ही नया वर्ड आएगा तो घबराने का नहीं, अप्रोच यूज़ करने का जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम में होऊँगा तो इसको कैसे बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा। द चैंट, यहाँ कुछ चैंटिंग का बात हो रहा है। चैंट बोले तो मंत्र-वंत्र को हम लोग चैंट करते हैं, तो एक भाई वोकैब बहुत तगड़ा होना चाहिए आपका। द चैंट इंक्लूडेड अ सलेम, ये क्या होता है? तो सोल बोले तो यहाँ सिंगल और मन, सिंगल मन मतलब भाई वो शांत गंभीर है, ठीक है? आगे बढ़ो, सरसम नियर अ ऑर्फेट्री, अब ये भी आपका चर्च से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ सरसम, कुछ चैंट-वैंट ऐसा म्यूज़िक-वूज़िक धर्म-वर्म वैसा चैंटिंग मतलब समझ जा क्या होगा, ठीक है? अब इसके रिलेटेड बस अपने को जो सेम रहेगा वो आंसर नहीं होगा, जो डिफरेंट नज़र आएगा आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ामिनर चिक-चिक के बताएगा कि भाई यही ऑप्शन डिफरेंट है, तो उसको हम लोग मार्क कर देंगे। द म्यूजिकोलॉजिस्ट, कुछ म्यूजिक वाला को वो एनालाइज कर रहा है सरसम को, टोन को, इधर टोन उन का बात हो रहा है, कुछ ये मंत्र उन्तर ऐसे सेंस आ रहा है ऊपर ऊपर से, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, तो ये सर सिमिलर जा रहा है, चैंट हो रहा है, इधर टोन हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा। द बोटनिस्ट लेवल्ड द रूट एज अ सरसम, ठीक है? तो ये भाई कुछ बोटनिस्ट का बात हो रहा है, बोटनिस्ट कौन, जो प्लांट प्लांट ये सब को देखता है, तो ये सर आंसर हो सकता है, इसको मैं होल्ड पे रखूंगा, बाकी दो चेक करूंगा। द कैंटर रेज द आर्म्स एट द सरसम, तो कैंटर क्या होता है? कैंटर कोई शायद प्रीस्ट व्रिस्ट से रिलेटेड होता है चर्च से, ठीक है? तो वो अपना रेज किया सरसम के पास, तो ये सर सेम जा रहा है, आंसर नहीं होगा। द क्वायर, क्वायर बोले तो म्यूजिक बैंड जो गाना वाना गाता है, फॉलोड द रबिक लीडिंग इनटू अ सरसम, ये सर डिफरेंट मतलब सिमिलर जा रहा है, तो अलग क्या जा रहा है? बोटोनी वाला अलग जा रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब बोटोनी वाला सरसम किसका बात कर रहा है? तो इस तरह कुछ होता है इसका बात कर रहा है, तो इतना भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना डीप घुस के कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है? तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है जैसे मैंने अभी किया। अब ये सरसम क्या होता है? तो इधर कुछ सरसम ये कुछ दिख रहा है, ठीक है? तो ये आप समझ जाओ, आगे बढ़ते हैं। 43 क्या बोल रहा है? तो पैसिव से एक्टिव में जाना है, तो समझते हैं। तो पैसिव टू एक्टिव, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द डॉक्यूमेंट हैड बीन टेम्पर्ड बाय, तो बाय देयर इंटरनल स्टाफ बिफोर द ऑडिट, ठीक है? तो बाय वाला जो ये होता है ये सर, और जो ऑब्जेक्ट है ये आगे सब्जेक्ट बन के आएगा, कहाँ पे आया हुआ है? ये आया हुआ है। तो यहाँ तक मैं ऑप्शन को मतलब क्वेश्चन को खत्म कर सकता था, लेकिन तब भी मैं वेरीफाई करूंगा, ठीक है? जैसे हैड बीन टेम्पर्ड दिख रहा है, तो सर जब इसका एक्टिव करेंगे तो बीन हट जाएगा क्या? हैड और टेम्पर्ड हो जाएगा क्या? वेरी गुड, कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। अब मैं वेरीफाई हो गया, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको यूज करना है, आगे बढ़ो भाई। अब 44th नंबर क्या बोल रहा है? तो पैसिव से एक्टिव जाना है, तो बस वर्ब फॉर्म पकड़ के रहो। इस सपोज्ड एक वर्ब फॉर्म दिख रहा है, हैव बीन ड्राफ्टेड दिख रहा है, ठीक है? तो कौन वाला क्या चेंज किया ये अपने को पढ़ के समझ में आएगा। तो वाज सपोज दिख रहा है इधर, और इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इधर आर सपोज दिख रहा है, वाज यूज दिख रहा है, ठीक है? तो इससे भाई काम नहीं बन रहा है, तो अब इसका हेल्प लेंगे। तो हैव बीन ड्राफ्टेड है, जब इसका एक्टिव करेंगे तो हैव ड्राफ्टेड हो जाएगा, बीन एलिमिनेट हो जाएगा, तो ढूंढो हैव ड्राफ्टेड कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है? तो हैव ड्राफ्टेड यहाँ नजर आ रहा है, और इधर तो और कहीं नज़र आ रहा है क्या? तो और कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये भी हट जाएगा। इधर बस ड्राफ्टेड है और इधर भी नहीं नज़र आ रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्या है? तो हाइलाइटेड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है? तो ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी वेल, तो ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, ठीक है? पहले मैं कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट भाई जान है कोई भी चीज का। तो रिफ्लेक्सिव कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये समझते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोले तो ये वर्ड किससे बना है? तो रिफ्लेक्शन से बना है, ठीक है? तो कुछ भी चीज रिफ्लेक्ट होके भाई टकराता है, ठीक है? मान लो इधर माउंटेन है, तो माउंटेन पानी में होकर वापस टकरा के आपको एक इमेज जनरेट करता है, ठीक है? तो कुछ भी चीज टकरा के रिफ्लेक्ट करना मतलब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये एक वीडियो है, अगर आप ऑफलाइन रहते तो मैं बिल्कुल ये आपको शायरी सुनाता, ठीक है? इधर वीडियो प्ले नहीं होगा तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये शायरी ये है कि जब उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, जब उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और जो हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ठीक है? वाह वाह, पीछे सही कर देना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होता है भाई? तो आई, मी, और रिफ्लेक्सिव वाला क्या होता है? माई सेल्फ होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अपना डेडिकेटेड चलता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। वी का आवरसेल्फ हो जाता है, यू का योरसेल्फ, सिंगुलर वाला प्लूरल वाला योरसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, और दे का
देमसेल्व्स हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको काम आएगा। आगे पढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि दे क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। एन्जॉय क्या हो गया सर? वर्ब हो गया। और दे एन्जॉय व्हाट? व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये सर ऑब्जेक्ट हो गया। इतना बात समझ में आ गया? ये बिल्कुल सही है। अब नीचे देखोगे दे एन्जॉय व्हाट? तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है? तो धीरे-धीरे मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ। तो मैं फाउंडेशन में ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि बच्चा मतलब एक बार में समझे और सीधा टिक मारे। तो जेसिका सर सब्जेक्ट हो गया, हर्ट क्या हो गया सर? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कैट क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन क्या हो गया सर? प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है? अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है सर? उसका ऑब्जेक्ट आता है, जो कि नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, तो ये आपका नाउन है, ठीक है? पूरा खोल दिए सेंटेंस को। तो ये अब ऊपर वाला सही है। कैसे सही है? तो जेसिका हर्ट द कैट, तो ये जो हर्ट है सर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो इसके बाद अगर आप उसको ऑब्जेक्ट दोगे तो वो बिल्कुल खुश हो जाएगा और सेंटेंस को सही करा देगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब को तुरंत बाद उसका अगर ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो ये भाई गुस्सा हो जाता है और सेंटेंस में एरर करवा देगा, ठीक है? और उसको अगर आप एरर करवा देगा और वो अपने में रिफ्लेक्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है? अब नीचे आते हैं। तो जेसिका हर्ट ऑन द प्लेग्राउंड, तो जेसिका सब्जेक्ट हो गया, वेरी गुड। हर्ट क्या हो गया सर? वर्ब हो गया, और जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद सर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट गायब है। कैसे पता चला? तो ऑन है प्रेपो, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो हर्ट का ऑब्जेक्ट गायब है। तो ये भाई गुस्सा हो जाएगा और ये आपको एरर करवा देगा, ठीक है? तो ये सेंटेंस गलत है, एरर है, ठीक है? तो यही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब को भाई ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो अपने आप में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है? या फिर सेंटेंस को गलत करवा देगा। और जब वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है तो उस टाइम यूज होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो समझते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स एन एक्शन, तो जब वर्ब का अपना एक्शन होगा वो आगे ट्रांसफर करेगा। अगर आगे ट्रांसफर करने वाला नहीं मिलेगा तो वो अपने आप में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जब अपने आप में रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो वो सब्जेक्ट ही उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है? इन दिस केस तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अब आगे और समझते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग को कैसे पता कि कौन-कौन वर्ब है जिसके आगे तुरंत ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कौन-कौन सा ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके आगे तुरंत ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, अपने में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वहीं पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। इतना बात समझ? तो अब मैं आपको वो वर्ब देता हूँ जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है और यहीं में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है? तो एन्जॉय बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है सर? अवेल है, ठीक है? तो अवेल सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो अवेल के बाद भाई तुरंत आपको ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भाई वो एरर करवा देगा, अपने में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? बाकी एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस करना, अडॉप्ट करना, प्राइड, ये सब ऐसा है, इसके बाद तुरंत आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। और समझते हैं। ही एन्जॉयड, तो एन्जॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ही एन्जॉयड व्हाट? द पार्टी, तो ये बिल्कुल सही है। अब नीचे आओ, ही एन्जॉयड व्हाट? कुछ समझ नहीं आ रहा। ही एन्जॉयड इन द पार्टी, इन है प्रेपो, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ एन्जॉयड का ऑब्जेक्ट नहीं है, एन्जॉयड का ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाई ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पे सही होना चाहिए ही एन्जॉयड हिमसेल्फ, ठीक है? हिमसेल्फ इन द पार्टी। अब शी इंट्रोड्यूस्ड हर, इंट्रोड्यूस किसको? तो हर, तो ऑब्जेक्ट है, सही है। अब नीचे आओ, शी इंट्रोड्यूस टू द टीचर, तो यहाँ पे भाई इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने आप में रिफ्लेक्ट करेगा। तो शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द टीचर, ये सही होता है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट। ये भाई वर्ब के बाद ही यूज होता है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आया बात समझ? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि माई सेल्फ अमर गोस्वामी, ठीक है? ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ महेश, तो भाई और पूरा चौड़ा होके देते हैं। बहुत सारा एक्टर एक्ट्रेस भी ये गलती करती है। तो जब भी इंट्रोडक्शन दोगे माई सेल्फ से शुरू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये वर्ब के बाद आएगा, ना कि ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो आप सिंपली बोलो आई एम अमर गोस्वामी, ये सबसे डिसेंट होता है, सही होता है। ज्यादा कूल बनने के चक्कर में माई सेल्फ से जो जो इंट्रोड्यूस करता है, समझ जा भाई उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आता। और ये बहुत बड़े बड़े टीचर भी करते हैं जो कि स्कूल स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये आपको सीखना है। इसके बेसिस पे भाई मैंने बहुत सारा मेंस वेंस का क्वेश्चन डाल रखा है। तो ये पीपीटी आपको डाउनलोड करना है और बनाना है। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप खुद बनाओगे, ठीक है? तो टीचर का यही काम है, कॉन्सेप्ट बता दो, खुद आप बनाओ। अब इधर आते हैं, तो इधर क्या है? तो ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग जानते हैं कि सर अवेल एग्जामिनर का फेवरेट है। इसके बाद सर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं ऑब्जेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा क्योंकि वो खुद में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है?
अब यहाँ पे आओ तो ही अवेल्ड ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ अवेल्ड का आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, तो अवेल्ड हिमसेल्फ इधर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आया बात समझ? आया भाई मजा? मजा आया तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। अब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है जो कि मेंस वेंस में आया हुआ है, तो बहुत काम आएगा, अभी मेंस होने वाला है। अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा था, बिल्कुल आप अपना आंख बंद करो और इसको आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आंख बंद सबका, ठीक है? बैंक वोंक का मैंने डाल रखा है, सीजल ओजल का डाल रखा है, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करो इसी कॉन्सेप्ट पर जो अभी समझाया हो, ठीक है? एसएससी जीडी उडी में भी जो तैयारी करते हैं बिल्कुल आपको एज इट इज मिलेगा। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है? 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको रिप्लेस करना है, फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप भाई खुद बनाओगे, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा सीखने का कोशिश करो, बस एनालिसिस जल्दी जल्दी करके निकाल नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी, तो मैं भाई इस पे काम करता हूँ, ठीक है? तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और आप लोग चाह रहे हो कि सर आप जल्दी जल्दी बस करवा दीजिए, तो भाई मैं क्वालिटी पे काम करता हूँ, तो आपको आराम से वीडियो मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा, इससे खतरनाक आप मतलब ढूंढते रह जाओगे, ठीक है? तो इधर मैं वो देना चाह रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं हम लोग आराम से, उसके बाद आप खुद बनाओगे। तो कॉन्सेप्ट है भाई ये कंडीशनल का, ठीक है? क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इफ आई वाज यू आई वुड रिजाइन इमीडिएटली, तो ये आपका सेकंड कंडीशनल का है, और सेकंड कंडीशनल में हम लोग क्या करते हैं, तो सेकंड कंडीशनल में अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर बताया जाता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इफ सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है? इफ आई सॉ हर आई वुड टेल हर द ट्रूथ, अगर मैं उसे देखता तो मैं उसे सच्चाई बता देता। इफ दे इनवाइटेड मी आई वुड गो टू द पार्टी, तो ये भाई अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर का, ऐसा हो नहीं रहा है कि अगर वो मुझे इनवाइट बुलाया होता तो मैं पार्टी में जाता, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस इमेजिनरी है, तो ये फ्यूचर का ऐसा शो करता है, ठीक है? तो सेकंड कंडीशनल एक और चीज शो करता है क्या, तो सेकंड कंडीशनल और एक चीज शो करता है क्या, तो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट का भी शो करता है, फ्यूचर का तो शो करता है, प्रेजेंट का भी करता है। जब वो प्रेजेंट का शो करता है तो वो इसका हेल्प लेगा, ठीक है? तो इफ एज दो आई विश वे विश इफ ओनली, तो ये सब का हेल्प लेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई भी मेन वर्ब है, मैं ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई भी, अरे ये सब मैं लिख नहीं सकता, तो आप अगर नोट्स बनाते तो नोट्स बनाया करो, ठीक है? तो अगर ये सब आपको वर्ड दिखा, उसके बाद सब्जेक्ट आप सीधा रहेगा, उसके बाद अगर कोई भी मेन वर्ब रहा, मेन वर्ब बोले तो सर जैसे एक्शन वर्ड, तो प्ले का मेन वर्ब है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है? कोई भी मेन वर्ब रहा तो उसका आपको सेकंड फॉर्म कर देना है, और अगर कोई भी बी का फॉर्म रहा, ठीक है? बी का फॉर्म क्या होता है ये आपको आना चाहिए, तो ये सब भाई पूरा बेसिक है, तो बेसिक आप बिल्कुल मेरे लेक्चर से देखो, आपका एकदम खतरनाक बेसिक हो जाएगा, ठीक है? बी का फॉर्म क्या होता है अब हम लोग समझते हैं, तो बी का फॉर्म क्या होता है सर, तो बी का पहला फॉर्म क्या होता है, तो बी होता है, एम होता है, आर होता है। आया बात समझ? दूसरा फॉर्म क्या होता है सर, वाज होता है, वर होता है, ठीक है? तीसरा फॉर्म क्या होता है सर, बीन होता है, तो बीन बजाने वाला बीन। चौथा फॉर्म क्या होता है सर, बीइंग होता है, और लास्ट वाला फॉर्म बी का क्या होता है, इज होता है, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर ये सब वर्ड दिखे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिखे, उसके बाद अगर बी का कोई भी फॉर्म दिखे, तो बी का फॉर्म मतलब ये सब में से कोई भी दिखे, तो आपको सर क्या करना है, तो आपको आंख बंद करके उसको चेंज करके वर में कर देना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी, तो वर भाई फिक्स होगा यहाँ पे। आया बात समझ? तो ये सब वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट दिखा, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी मेन वर्ब दिखा, तो उसको आपको सेकंड फॉर्म में करना है, और अगर आपको बी का फॉर्म दिखे तो आपको उसको वर में करना है। और ये चीज क्या शो करता है, ये अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट का शो करता है, ठीक है? ये कंडीशनल का है, जिसको कंडीशनल में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप जाओ अमर गोस्वामी चैनल में, ग्रामर मल्टीप्लायर में कंडीशनल आपको मिलेगा, तो बिल्कुल वहां से आप करो, ठीक है? अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए भाई? अब समझ गए तो अब मैं इधर सीधा क्वेश्चन में आता है, ठीक है? तो इफ ऑफ वाला दिख गया, उसके बाद सर सब्जेक्ट दिख गया क्या, आई दिख गया, उसके बाद सर यहाँ बी का फॉर्म दिख रहा है क्या, तो वाज वर बी का फॉर्म होता है, तो सर यहाँ चेंज होके बी का फॉर्म क्या हो जाएगा सर, वर हो जाएगा। वर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है? इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो आई वुड रिजाइन इमीडिएटली, तो वर एक ही जगह दिख रहा है, बी आप आंसर मार कर दोगे, और सिंपली ऐसे बनाओगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? बहुत खतरनाक, मतलब ऐसे ही आपको बनाना चाहिए। अगर यहाँ पे सर कोई मेन वर्ब होता तो मैं उसको क्या करता, बस सेकंड फॉर्म कर देता, ठीक है? तो अब मैं समझता हूँ कि ये आपको लाइफ भर के लिए याद हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, तो आपके लिए भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है एमटीएस से रिलेटेड,
सारा मतलब जो भी है पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है? तो आँख बंद करो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। तो ये आपको करना है, फिर ये करना है, एनडीए का भी मैंने डाल रखा है टॉप लेवल का, फिर एनडीए डाल रखा है, ये सब भाई यूज़ करो, सीजीएल डाल रखा है, ये सब यूज़ करो, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन मैंने अराउंड आपको 6 क्वेश्चन दे दिया भाई, इससे ज़्यादा और क्या लोगे, ठीक है? अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। तो ये भाई पीडीएफ बहुत काम का चीज़ है और बिल्कुल आप बनाओ और मुझे फीडबैक दो कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, तो आपको इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है? तो इनडायरेक्ट में करना है, बस टेंस को पकड़ के रहेंगे। तो इधर आप पढ़ोगे, तो आर्किविस्ट डिक्लेयर्ड किया दैट क्या, तो अनलेस द ह्यूमिडिटी कंट्रोल्स वर रिकैपिचुलेटेड द पेपरी कुड डिटोरेट बियॉन्ड द सैवेज, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है? तो ये अब क्या है, तो ये यहाँ पे अनलेस से शुरू हो रहा है और इधर कुड ऐसे कुछ नजर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वर ये नजर आ रहा है, तो ये वर है, तो ये प्रेजेंट में जाएगा। तो प्रेजेंट में एक यहाँ पे हुआ पड़ा है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है? तो सीधा आप इस तरह आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है? बाकी इधर कुड ये नजर आ रहा है, तो ये अब यहाँ पे इसको तो एसएससी चेंज कर दी, लेकिन भाई कैन का भी तो कुड का कैन होना चाहिए, तो यहाँ पे कैन होना चाहिए, लेकिन कैन नहीं दिया है। और एसएससी बोल रही है कि कुड का मतलब दोनों में यूज होता है, प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है, पास्ट में भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। और इस तरह एसएससी जस्टिफाई कर रही है कि ए आंसर होगा, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा कंडीशनल टाइप का लग रहा है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट मतलब ये होना चाहिए, ये एग्जैक्ट लग रहा है, ठीक है? बाकी एसएससी ए मान रही है, बाकी हम लोग इसको सही से जब क्लैरिटी मिलेगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 48 नंबर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, तो जाते हैं। दे सेड वी नीड मोर टाइम, तो नीड यहाँ पे सर क्या है, तो प्रेजेंट टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस क्या होगा, तो सिंपल पास्ट होगा, ठीक है? पास्ट होगा मतलब सेकंड फॉर्म चाहिए अपने को, ढूंढो सेकंड फॉर्म का है। एक यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं है, ये है सेकंड फॉर्म। अब बताओ कि वी का वी ही रहेगा क्या, कि चेंज होके दे होगा, तो वेरी गुड, चेंज होके दे होगा, क्यों? तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सब्जेक्ट यहाँ दे है, थर्ड पर्सन है, यहाँ पे दे बना हुआ है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49th क्या है, तो चूज करना है आपको सही, ठीक है? और आपको डायरेक्ट में करना है, तो बढ़ते हैं भाई। तो द ऑफिशियल सेड दैट ओनली इफ द फॉर्म्स वर सबमिटेड वुड, तो इधर आपका कंडीशनल वाला नजर आ रहा है, ठीक है? और कंडीशनल वाला में आपको रिटेन करना पड़ता है, टेंस टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो टेंस चेंज नहीं होता, आपको एज इट इज ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है? तो इधर द एप्लीकेशन वुड प्रोसेस्ड ओनली इफ ऐसे करके दे रहा है, इधर ओनली इफ द प्रोजेक्ट सबमिटेड वुड एप्लीकेशन बी प्रोसेस्ड, और इधर इफ द फॉर्म सबमिटेड, तो यहाँ इफ नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, सबमिट ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? अब ओनली इफ आएगा द एप्लीकेशन क्या आएगा, तो आपको एज इट इज रिटेन करना होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो खत्म क्वेश्चन, ऐसे ही आपको बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका पीक्यूआरएस हो गया और बच्चा भाई पढ़ेगा, हम लोग सीधा मार्क करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो भाई मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। तो इधर आप देखोगे तो 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, तो सीधा मैं ऑप्शन में आ जाता हूँ, ठीक है? तो ऑप्शन में आपको आना चाहिए। अब मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, तो 4 से पढ़ना शुरू करो। द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन द डिफाइंड टाइमलाइन। तो कुछ भी भाई, कुछ भी चीज, इवेंट सक्सेसफुल हो गया, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, ये सब सर हम लोग कब बोलते हैं? तो वेरी गुड भाई, बच्चा बच्चा बता देगा सर ये सब हम लोग लास्ट में बोलते हैं। तो ये आपका कंक्लूडिंग लाइन है। तो ये 4 आपका कंक्लूडिंग लाइन है, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो अगर ये कंक्लूडिंग लाइन है, तो ये सर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप अब पढ़ो, 3 पढ़ते हैं। द प्रोग्रेस इज इवेलुएटेड बेस्ड ऑन द डिफाइंड मैट्रिक, तो कौन सा प्रोग्रेस अभी समझ नहीं आ रहा है, तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये कंक्लूडिंग लाइन है, तो 2 आपका सीधा आंसर आ गया, ए आपका आंसर आ गया। बाकी आप 1 पढ़ो, द टीम रिव्यूज द प्रोजेक्ट टू इंश्योर क्वालिटी, और आप फिर 2 पढ़ो, तो 2 क्या है, और डिटेल टाइमलाइन। तो इधर भाई ए एन दिख रहा है, तो ए एन कुछ भी इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। जब ये दूसरा बार आएगा तो द लेके आएगा, तो ए और एन यहाँ पे आया हुआ है, तो बिल्कुल ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा? तो भाई इसी तरह हम लोग पूरा ये शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हैप्पी लर्निंग, और इस तरह बिल्कुल आप एंजॉय करते हुए पढ़ो। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ऐसे अगर आप मतलब करते हो और बनाने का कोशिश करते हो, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? जिस तरह मैथ्स में भाई कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट लगता है, रीजनिंग लगता है, ठीक है? तो जहां तक अभी मेरा नॉलेज है, मैं आपको सारा सॉल्यूशन आपको करा के रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे और क्लैरिटी आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे 50 में एक क्वेश्चन मतलब फंसने वाला दे दे रहा है,
और जिसमें एसएससी भी कन्फ्यूज़ है और टीचर को भी कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो ये भाई 1-2 ऐसा रहेगा ही, तो इस पे बिल्कुल आपको नहीं जाना है। 50 में 49-48 क्वेश्चन बनाने लायक है, उसको आपको भागना है, ठीक है? तो नेगेटिव चीज़ के पीछे नहीं भागना है। तो इस तरह हम लोग बना लिए और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फीडबैक बताओ, क्या बेस्ट लग रहा है वो बताओ, क्या नहीं सही लग रहा है वो बताओ, क्या और अच्छा करना चाहिए वो बताओ, क्योंकि मैं मतलब आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कर रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है? टेक केयर।